back to Young India Academy. My name is Parinita Sharma and I am your economics teacher for your government exam preparation. तो मैंने लास्ट लेक्चर में RBI स्टार्ट किया था, मनी एंड बैंकिंग टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ लिया था. आई होप आप सभी उसे रिवाइज करके आए होंगे. मैंने पहले ही बताया था कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है. अगर आप रिवाइज करोगे तो ही आपको चीज़ें याद रहेंगी और आप क्वेश्चंस कर पाओगे. ठीक है, तो उस पर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में RBI क्या होता है, RBI के गवर्नर्स के बारे में पढ़ा था, उसका एस्टेब्लिश हुआ था, इस सब से रिलेटेड हम पढ़ चुके थे. उसी के साथ साथ हमने इसमें फंक्शंस पढ़े थे और मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के सिर्फ नाम देखे थे कि क्या क्या आता है, कैसे कैसे RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, मौद्रिक नीति जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. हमारी पूरी इकोनॉमी में कैसे मनी की सप्लाई कंट्रोल करके रखते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल करके रखता है कि ना ही बहुत ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में जाए और ना ही बहुत कम पैसा हो, या फिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो होता है उसको भी कंट्रोल करके रखता है RBI. तो वो कैसे करता है वो आज हम डीपली पढ़ेंगे. ठीक है, फंक्शंस की बात करें कि RBI का काम क्या है, क्या कार्य है RBI का, केंद्रीय बैंक जो हमारे देश में उसका क्या कार्य है, फंक्शंस क्या है. तो हमने फंक्शंस में पढ़ा था कि सबसे मेन फंक्शन जो होता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, कि जो RBI है वो नोट्स को इशू करता है. जो सुप्रीम अथॉरिटी है नोट्स को इशू करने की, वो किसके पास है, RBI के पास है. ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, सारे नोट तो RBI इशू करता है, लेकिन एक 1 रुपी का जो कॉइन होता है, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन जो है, उसके अलावा सभी नोट को कौन इशू करता है, RBI इशू करता है. और एज पर RBI एक्ट, इसको बस एक फैक्ट के तौर पे ध्यान रखना तुम इसको, कि अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट, अब RBI एक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, RBI एक्ट 1934 है. अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934, क्या है RBI एक्ट 1934 में, RBI जो है 100 करोड़ से ज्यादा रुपीज, 100 करोड़ से ज्यादा के नोट नहीं छाप सकता. ठीक है, according to RBI Act 1934, RBI cannot issue more than 100 crore rupees. RBI cannot issue more than 100 crore rupees. तो इसको ध्यान रखेंगे. ये है सिर्फ बैंक ऑफ इशूइंग नोट से रिलेटेड. पहला फैक्ट कि RBI जो है सभी नोट्स को इशू करता है, लेकिन 1 रुपी कॉइन को इशू नहीं करता. वो कौन करता है 1 रुपी कॉइन को इशू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है वो क्या करती है, 1 रुपी के कॉइन को इशू करती है. एक्सेप्ट उसको छोड़ के बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी नोट्स हैं, 50 रुपीज, 10, 20, 100, 200, 500, वो कौन इशू करता है, RBI इशू करता है. तो पहला तो हो गया ये वाला पॉइंट, पहला फंक्शन कि RBI क्या करता है. ठीक है, पहला फंक्शन है RBI का. उसके बाद ये है फर्स्ट फंक्शन ऑफ RBI. उसके बाद जो हमने फंक्शन पढ़ा था, सेकंड फंक्शन हमने पढ़ा था कि बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स है. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े थे फंक्शंस में गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकर्स बैंक है. ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. अगर किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख के फिर ही नेक्स्ट लेक्चर पे आए. सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स, उसके बाद बैंकर्स बैंक है, गवर्नमेंट्स बैंक है, सुपरवाइजरी रोल है, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, और एक क्रेडिट कंट्रोल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, RBI का. ठीक है, RBI का एक फंक्शन और है, उसको लिख लो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट. किसको बोलते हैं, RBI को. लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मतलब क्या होता है, इस फंक्शन में क्या करता है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक है और उसको लोन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है,
तो वो लास्ट में लोन किससे ले सकता है? आरबीआई से, एट लास्ट, ठीक है, लास्ट रिजोर्ट उसके पास क्या बचेगा कि वो आरबीआई से लोन ले सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, ठीक है। जितने भी फंक्शन हो गए उनको ध्यान रखना कि आरबीआई क्या क्या काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, एक और फैक्ट ही लगा लो कि क्या करता है आरबीआई का मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या होता है, आरबीआई अपने पास रिजर्व्स रखता है, रिजर्व, रिजर्व किस फॉर्म में? गोल्ड की फॉर्म में और कैश की फॉर्म में अपने पास रिजर्व रखता है। कैश भी कौन सा कैश? करेंसी, वो भी फॉरेन करेंसी के फॉर्म में क्या रखता है? रिजर्व। रिजर्व जितनी करेंसी इशू कर रहा है आरबीआई उतने ही रिजर्व अपने पास रखता है। किस फॉर्म में? गोल्ड की फॉर्म में। एक तो गोल्ड रिजर्व रखता है और एक फॉरेन करेंसी रखता है, फॉरेन करेंसी अपने पास रखता है एज अ रिजर्व। हमने एक फंक्शन पढ़ा था आरबीआई का जिसमें बोलते थे मैनेजिंग फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व जिसको बोलते हैं, फंक्शन था। तो आरबीआई का काम है क्या? फॉरेन रिजर्व्स को मैनेज करना, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो खास ध्यान रखें थोड़ी सी टर्म्स का। न्यूनतम, न्यूनतम रिजर्व को बोलते हैं आरक्षित, और प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। और जैसे अगर आरबीआई के पास 200 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 200 करोड़ के रिजर्व्स में वो 115 करोड़ के तो रखेगी गोल्ड और 85 करोड़ की रखेगी अपने पास फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मतलब अपने पास वो डॉलर की फॉर्म में रिजर्व्स रख रही है, ठीक है। यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर यहां तक आप सभी को समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। उसी के साथ साथ हमने दो फंक्शन और पढ़े थे, बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट बैंक, कि बैंकों का बैंक होता है आरबीआई और गवर्नमेंट का भी बैंक कौन होता है? आरबीआई। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक होता है आरबीआई का, उस दिन भी मैंने आपको बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल मतलब मॉनेटरी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, कि अब आरबीआई अगर नोट छाप रहा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि बहुत ज्यादा नोट छापता जाए। आपने कभी सोचा होगा ऐसा कि क्यों आरबीआई बहुत ज्यादा नोट ऐसे नहीं छापता, कि उसको क्या दिक्कत होगी, कि अगर हमारी इकोनॉमी में क्या दिक्कत होगी अगर आरबीआई बहुत सारे नोट छाप दे और सबको 1-1 करोड़ बांट दे? क्या दिक्कत है? अगर पॉवर्टी की दिक्कत है ही पूरी इकोनॉमी में तो क्यों ना आरबीआई 1-1 करोड़ सबको दे दे, सबकी पॉकेट में 1-1 करोड़ हो, मस्त पॉवर्टी खत्म, सब कुछ खत्म। क्यों? अगर आप होते आरबीआई की जगह आप क्या करते? बहुत ही ज्यादा नोट छाप देते, मस्त जीते सब अपनी अपनी जिंदगी 1-1 करोड़ में, तो ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर सबकी ही पॉकेट में, सबकी जेब में 1-1 करोड़ रुपया होगा तो क्या आ जाएगी? कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी? इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई, महंगाई आ जाएगी। और इन्फ्लेशन को वो क्या बोलते हैं? मैंने उस दिन भी आपको बताया था हिंदी में। इन्फ्लेशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ठीक है। महंगाई आ जाएगी अगर बहुत ज्यादा नोट छाप दी जाएंगे। अगर सभी के पास जेब में पैसा ही पैसा है तो हर कोई गाड़ी खरीदने चला जाएगा, जो उसका मन करेगा वो खरीदने चला जाएगा, जिससे कि हर चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी हर चीज की, जिसको इन्फ्लेशन को ही क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में अच्छी नहीं मानी जाती। एक्सेस डिमांड मतलब हर चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर हर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो उसकी मतलब महंगी हो जाएंगी चीजें, ठीक है, महंगी हो जाएंगी। तो उसको कंट्रोल करके रखने का काम किसका है? आरबीआई का काम है। कैसे? अगर समझो सबके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया,
मुद्रा जो है सब बहुत ज्यादा हो गई, या एक और कंडीशन समझो कि अगर जो मनी है वो कम हो गया, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए कैसे अच्छी नहीं मानी जाती, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा मनी है और एक सिचुएशन है बहुत कम मनी है हमारे पास, तो क्या होगा उससे? अगर मनी ज्यादा है, अभी मैंने बताया, उससे क्या होगा, आप डिमांड ज्यादा करोगे। अगर अभी आपके पास पैसे आ जाए तो आप उसी चीज टाइम कुछ खरीदने चल जाओगे जो आपका मन करेगा, ठीक है। अब डिमांड ज्यादा होने की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। हर चीज की डिमांड है, अभी आपने देखा था कि किसी भी चीज की डिमांड बढ़ने से सप्लाई कम हो जाती है, हर कोई उसको खरीदना चाहता है, ठीक है। सप्लाई कम होने की वजह से उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ना यानी कि इन्फ्लेशन, जिसको हम हिंदी में मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। ये सिचुएशन किसको लेके आती है? इन्फ्लेशन को। और वही दूसरी साइड अगर मनी कम हो जाता है, पैसों की कमी हो जाती है हमारी इकोनॉमी में, तो क्या होगा? कोई भी डिमांड नहीं करेगा, किसी के पास पैसे ही नहीं है तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड ना होने की वजह से सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा होने से प्राइस कम हो जाएंगे चीजों को, जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन की सिचुएशन। डिफ्लेशन या फिर डिप्रेशन, जहां पे कोई भी बंदा जो है वो डिमांड नहीं कर रहा है, लोगों के पास पैसों की कमी है। इन्हीं दोनों सिचुएशन को ठीक करने के लिए आरबीआई क्या करता है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जिसको बोलते हैं, उसको लाता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है आरबीआई, कि ताकि ना ही ये सिचुएशन हो और ना ही ये सिचुएशन हो, एक कंट्रोल्ड सिचुएशन हो, जो कि क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आता है, मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? आरबीआई के अंदर ही मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि जितने भी रेट्स होते हैं उनको डिसाइड करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है उनको डिसाइड करती है कि कितना रेट होना चाहिए, जिससे कि कंट्रोल्ड सिचुएशन रहे, जिसको मौद्रिक नीति समिति भी बोलते हैं, एमपीसी को। अब क्या ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का? क्यों मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल करना चाहते हैं? तो एक ऑब्जेक्टिव तो हम पढ़ ही चुके हैं, प्राइस स्टेबल रखने के लिए, मूल्य की स्थिरता के लिए हम क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई करता है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, और एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। इसके लिए जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है। और उस दिन हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ नाम पढ़े थे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कितने टाइप्स की होती है। आज हम उनको फर्दर डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी, उस दिन हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पॉलिसी के सिर्फ नाम। क्वांटिटेटिव पॉलिसी, क्वांटिटेटिव पॉलिसी जिसको मात्रात्मक उपकरण भी बोलते हैं, मात्रात्मक उपकरण। इसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था रेपो रेट, रेपो रेट, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। रेपो रेट क्या होता है? अब अगर हमें लोन लेना होता है, हम किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास। कमर्शियल बैंक जिनको बोलते हैं व्यापारिक बैंक, जो कि जिसमें हमारे अकाउंट है, हम जिसमें डिपॉजिट करते हैं उसको, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, ये सारे क्या है? कमर्शियल बैंक है, जिसमें पब्लिक के डिपॉजिट है। अगर हमें लोन लेना है तो हम वहां जाएंगे, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को लोन लेना है तो वो जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, जिसको व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं, कमर्शियल बैंक। तो जिस रेट पे, जिस दर पे आरबीआई
कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, और ये मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है उसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट कैसे बनाइए? रीपरचेज ऑप्शन, रीपरचेज ऑप्शन रेट जिसको बोलते हैं पुनः क्रय विकल्प। अब अगर आरबीआई इस रेट को बढ़ा देता है, आरबीआई जो है रेपो रेट को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लगा मान के चलो आप ही हो, अगर आप इसकी जगह पे हो, कमर्शियल बैंक की जगह, और आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। तो अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है? लिक्विडिटी को कम करना चाह रहा है, लिक्विडिटी या फिर मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कम करना चाह रहा है कि लोन अब लेंगे ही नहीं कमर्शियल बैंक, उससे क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई चल रही है, तो वो कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन को या फिर एक्सेस डिमांड ठीक हो जाएगी, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड अगर रेपो रेट को बढ़ा देंगे। और वहीं अगर रेपो रेट को डिक्रीज कर दे तो अगर लोन कम इंटरेस्ट पे मिलेगा तो अब कमर्शियल बैंक उसे लेना पसंद करेंगे और उससे लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, वापस से इकोनॉमी में पैसे आ जाएंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कौन सी सिचुएशन ठीक होगी? डिफ्लेशन की, डेफिसिट डिमांड जिसको बोल देते हैं, डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा इससे अगर रेपो रेट को कम कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को ठीक करता है। रेपो रेट किसको बोलेंगे? रेपो रेट इज द रेट at which RBI lends money to the commercial bank. जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, और इसका इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही सेम बैंक रेट आता है, सेकेंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, बैंक रेट। सेम रेपो रेट जैसा ही काम है इसका। जैसे रेपो रेट में क्या करते हैं, आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ऐसे ही बैंक रेट में भी आरबीआई ही कमर्शियल बैंक को लोन देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए लोन देगा। और एक और चीज आती है इसमें, यहां पे जब लोन दे रहे हैं तो कुछ कोलेटरल रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल होता है इसमें, लेकिन जब बैंक रेट पे लोन देता है इसमें कुछ भी कोलेटरल नहीं होता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वो शॉर्ट टर्म के लिए। काम दोनों के ही सेम है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों का ही सेम है। अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर देंगे, लोन का रेट इंक्रीज कर देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, और अगर बैंक रेट को डिक्रीज कर देंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। दोनों सेम है, इनको याद भी इकट्ठे ही करना है आपको। रेपो रेट जिसको बोलते हैं रिवर्स रीपरचेज ऑप्शन रेट, रीपरचेज ऑप्शन रेट। इसमें क्या होता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है कुछ गिरवी रख के, कुछ कोलेटरल रख के। क्या गिरवी रखता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, और लोन कितने टाइम के लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। और वहीं बैंक रेट क्या होता है? बिना कोलेटरल के होता है, कुछ गिरवी नहीं रखना होता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर लंबे समय के लिए लोन लेना है कमर्शियल बैंक को तो किससे लेगा? आरबीआई से, एट बैंक रेट। उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट।
रेपो रेट पे क्या होता था, आरबीआई लोन देता था कमर्शियल बैंक को। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, उल्टा, कमर्शियल बैंक जो है डिपॉजिट रखेगा आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक जिसको व्यापारिक बैंक बोलते हैं, अब क्या करेगा, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट रखेगा आरबीआई के पास। जैसे हम अपने डिपॉजिट किसी भी कमर्शियल बैंक के पास रखते हैं, कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट किसके पास रखेगा, आरबीआई के पास, और जिस रेट पे रखेगा उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। अब यहां भी अपने आप को रख के चले, अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे आरबीआई, बढ़ा दे, अगर अभी आपके डिपॉजिट का, सेविंग्स अकाउंट का रेट बढ़ जाए तो हम सब अपने डिपॉजिट बढ़ा देंगे, बैंक में जाके डिपॉजिट करने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी इकोनॉमी में, हमारे पास पैसा नहीं बचेगा, हम सारा डिपॉजिट कर देंगे आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट कर देगा आरबीआई के पास अगर वो बढ़ा दे इसको, मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और वहीं अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर दे, अगर आपको कम रेट पे कम इंटरेस्ट मिले अपने डिपॉजिट्स पे, तो आपकी जो मनी सप्लाई है, कोई भी डिपॉजिट नहीं करना पसंद करेगा, उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और क्या सिचुएशन कंट्रोल होगी, डिफ्लेशन की। ठीक है, यहां तक ये तीनों रेट बहुत अच्छे से पढ़ लेना। रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनके इंक्रीज डिक्रीज किससे क्या कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन को एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग, और डिफ्लेशन को डेफिसिट डिमांड भी बोलते हैं कि डिमांड है ही नहीं इकोनॉमी में बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।